हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रॉश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाउ इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। ये चैप्टर पार्ट है ऑफ द यूनिट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नाउ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू द नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये जो आपका यूनिट है इसको डिवाइड किया है हमने इन टू पार्ट्स, और पार्ट वन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन, जहां पर हम देखेंगे कि यूरोप में रेवोल्यूशंस की बेस क्या चीज बनी। देन सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस को। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल, और आपका सवाल है कि किस ईयर में ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी। और आपके ऑप्शंस हैं ए 1819, बी 1821, सी 1823 या फिर डी 1825। इसका सही आंसर करो बिलो इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ही शेयर करें अपनी कीमती ओपिनियन अबाउट दिस लेक्चर, ताकि इन फ्यूचर मैं अपने लेक्चर्स को और बेटर कर सकूं और इंफॉर्मेटिव बना सकूं आप लोगों के लिए। इसके अलावा और एमसीक्यूज के लिए आप मुझको फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जहां पर आपको क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि यूरोप में किस तरह से मोनार्की वापस आ जाती है जब वहां पर नेपोलियन हार जाते हैं। और 1815 में एक मीटिंग होती है जिसको फेमसली बोला जाता है वियना कांग्रेस ऑफ 1815। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस मीटिंग में यहां पर बात की जाती है न्यू कंजर्वेटिव रेजिम्स को एस्टेब्लिश करने की इन द यूरोप। बिकॉज जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें पूरे यूरोप के अंदर मोनार्कीज के अगेंस्ट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन 1789। और वहां पर जो फैमिली रूल कर रही थी जिसको हम बोलते हैं बोरबॉन डायनेस्टी, तो उनके जो किंग थे किंग लुइस 16 और उनकी वाइफ, इन दोनों को ही जो आम पब्लिक थी और आम लोग थे उन्होंने इनको चौराहे पे खड़ा करके एग्जीक्यूट कर दिया था। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि फाइनली 1804 में फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट ओवरटेक कर लेते हैं। तो जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, देन वहां पर एक पीस अकॉर्ड या एक ट्रीटी साइन की जाती है, और इस ट्रीटी को ही बोला जाता है वियना कांग्रेस ऑफ 1815। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूरोप की जितनी भी पावर्स थी लाइक इटली, रशिया, यूके, जर्मनी, ये सब मिलकर यहाँ पर ये तय करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो यूरोपियन सोसाइटी में बेसिक चेंजेस आ रहे हैं उनको अंडू किया जाए और दोबारा से न्यू कंजर्वेटिव रेजिम्स को एस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि मोनार्कीज यूरोप में दोबारा से वापस लाई जाएं। और उसी के रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि फ्रांस में बोरबॉन डायनेस्टी फिर से पावर रीगेन कर लेती है, जिससे बिलोंग करते थे किंग लुइस 16। नाउ तो यूरोप में जब फिर से पुराने टाइप की मोनार्कीज एस्टेब्लिश हो जाती हैं, यहाँ पर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे जो कि डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे थे, अब वो यहाँ पर अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं और सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म कर लेते हैं, जहां पर वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे थे अपने आइडियाज को स्प्रेड करने की अगेंस्ट द मोनार्की, और वो इसके साथ बात कर रहे थे लिबर्टी और फ्रीडम की। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स थे इनको बोलते थे रेवोल्यूशनरीज, और ये रेवोल्यूशनरीज नेशन स्टेट के क्रिएशन को बहुत ज्यादा नेसेसरी मान रहे थे। तो ये तो था एक क्विक रिकैप जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ अब इसके आगे क्या हुआ। नाउ तो यूरोप में दोबारा से पुराना सेटअप वापस आ चुका है, यानी कि कंजर्वेटिव रेजिम्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं। देन जब ये कंजर्वेटिव रेजिम्स अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि ये जो रेवोल्यूशन था जो कि बेस कर रहा था ऑन लिबरल नेशनलिज्म, ये हमें इटली, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के स्टेट्स में फैलता हुआ दिखता है, जिसको कि ज्वाइन किया मिडिल क्लास ने, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स एंड वेरियस अदर पीपल्स, जिनको लीड कर रहे थे रेवोल्यूशनरीज।
देन 1830 आते आते हम ये देखते हैं कि फ्रांस में जो बोरबॉन डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर 1815, जो कि एक रिजल्ट था वियना कांग्रेस का, उसको जुलाई 1830 आते आते खत्म कर दिया जाता है, ओवरथ्रो कर दिया जाता है बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। और इसके बाद 1830 में एक बार हम फिर से ये देखते हैं कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो जाती है, और इस बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क थे ये थे लुई फिलिप। तो ये जो लुई फिलिप थे, इन्होंने फ्रांस पर रूल किया फ्रॉम द 1830 टू 1848। इस इवेंट से हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पर भी एक अपराइजिंग खड़ी हो जाती है, और बेल्जियम भी नेदरलैंड से टूट जाता है, जो कि उस टाइम यूके के अंडर में था। और 1832 आते आते हम ये देखते हैं कि ग्रीस भी आज़ाद हो जाता है फ्रॉम द ऑटोमन रूल। और ग्रीस को जो आज़ादी मिली थी ऑटोमन रूल से, ये मिली थी इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि हुई थी इन 1832। देन यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि इस बार भी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी फ्रांस से, और उसके बाद दोबारा से यूरोप के अंदर एक मूवमेंट खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जो ड्यूक मेटरनिक थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर, उन्होंने यहाँ पर फ्रांस के बारे में ये बोला था कि अगर फ्रांस को छींक आ जाती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। इट मीन्स अगर फ्रांस में एक छोटा सा मूवमेंट खड़ा होता है तो उसका असर पूरे यूरोप में कहीं ज्यादा दिखाई देता है। तो नाउ ये जो अब न्यू नेशंस फॉर्म होते जा रहे थे, जैसे कि बेल्जियम, ग्रीस, यहाँ पर, और इसके अलावा और पूरे यूरोप में जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और बाकी यूरोप में भी एक मूवमेंट उठ खड़ा हुआ, जहां पर के नेशनलिज्म को और मजबूत करने की बात की गई, और इसको हम बोलते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन। तो ये रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? इसमें बेसिकली लोगों के अंदर नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए, उनके अंदर नेशनलिज्म को ट्रिगर करने के लिए अब बहुत सारी चीजें यूज की जाने लगी, जैसे कि पैट्रियोटिक कार्ड्स, पैट्रियोटिक पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, जिन्होंने के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एक आइडिया ऑफ नेशन को प्रमोट करने में। और इसी के जरिए जो मॉडर्न नेशनलिस्ट थे वो यहाँ पर अपना मैसेज इजीली कन्वे कर पाए टू द इलिटरेट पीपल। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसने के एक पिवोटल रोल प्ले किया, और ये है लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कभी भी अपनी मदर लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए नेशनल रेजिस्टेंस के लिए लैंग्वेज को भी एक इंपॉर्टेंट वेपन के तौर पर यूज किया गया। जैसे कि उस टाइम पर यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज, इसको देखा जाता था एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। तो ये था मिड 1830s तक का पूरा सिनेरियो। नाउ अब हम वापस आते हैं अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की तरफ, और आपका सवाल था कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर है बी, 1821। सो दिस इज द एंड ऑफ द पार्ट 1। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग करेंगे हंगर हार्डशिप से, तो उसको आप जरूर देखें। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रॉश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।